बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग जो है बहुत खैरियत से होंगे और पार्टनरशिप फॉर्मेशन के चैप्टर को लेक्चर वाइज जो है वो सॉल्व कर रहे होंगे और इसमें इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। अगर कोई भी क्यूरी हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आपके पास गिवन है, यहाँ पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो सेकेंड ईयर अकाउंटिंग के अंदर, इंशाल्लाह इसके आगे हम स्टैट्स पर भी बात करेंगे, कमर्शियल ज्योग्राफी पे भी बात करेंगे, बैंकिंग पे भी बात करेंगे। तो इंशाल्लाह पूरा आपको जो है वो यहाँ पे स्टफ जो है वो मिलेगा सेकेंड ईयर कॉमर्स को फेस करने के लिए। तो एग्जाम्स में इंशाल्लाह एमसीक्यूज हो, शॉर्ट आंसर्स हो, लॉन्ग क्वेश्चंस हो, इसमें किसी किस्म की आपको जो है वो कोई परेशानी नहीं होगी। बस आपने जो है वो लेक्चर सीरीज़ को जो है वो फॉलो करना है और इसमें जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह आपको दिए हुए हैं उसको आपने जो है वो कंटिन्यू करना है। तो जनाब शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर। आज की जो क्लास है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास और अब बस हम लास्ट के 2 लेक्चर्स के ऊपर रहेंगे। 2 लेक्चर इंशाल्लाह और करेंगे, एक आज का और एक नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें इसके बाद हम अपना जो पार्टनरशिप फॉर्मेशन का जो कोर्स है या सिलेबस है या जो आपका चैप्टर है इसको जो है वो हम वाइंड अप करेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में जो है वो पास पेपर्स में वो बहुत पूछा जाता है। पार्टनरशिप फॉर्मेशन में जब कभी पार्टनरशिप फॉर्मेशन का सवाल आता है तो उसके अंदर जो है वो इस क्वेश्चन की या इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो जनाब इससे पहले कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं थोड़ा सा आपको मैं आज सब समझा दूं कि आज की क्लास में हम करने क्या जा रहे हैं। आज की क्लास में हम अमलगमेशन और मर्जर को ही जो है वो कंटिन्यू करेंगे, जो हम लास्ट 2-3 लेक्चर से कंटिन्यूसली कर रहे हैं। मर्जर के ऊपर काम कर रहे हैं और अमलगमेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसमें हम ये काम कंटिन्यू करेंगे और जो बेसिक थीम है, जो बेसिक फॉर्मेट है वो वैसा ही होगा। एसेट्स में एसेट्स मर्ज होंगे, लायबिलिटीज़ में लायबिलिटीज़ मर्ज होंगी और कैपिटल जो है वो आपका डिफरेंस होगा एसेट्स और लायबिलिटीज़ का। और इसमें जो होता है मर्ज में आपको पता ही है कि जो दोनों कंपनीज होती हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देती हैं और एक नई कंपनी जो है वो वजूद में आती है जिसके अपने एसेट्स होते हैं और अपनी लायबिलिटीज़ होती हैं। तो मर्जर या अमलगमेशन जो इसके नाम है, मर्जर कॉमन नेम है, अमलगमेशन इसका टेक्निकल नेम है, अकाउंटिंग नेम है। आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ एग्रीड, रियलाइजेबल या मार्केट वैल्यू। ठीक है जी, ये 3 चीजें हैं लेकिन तीनों का जो ट्रीटमेंट है वो एक है, लेकिन इन 3 चीजों का जो समझ लें बैकग्राउंड है या जो समझ लें जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं तीनों चीज़ों को पहले आपको अलग अलग करके समझाता हूँ कि एग्रीड क्या होता है, रियलाइजेबल क्या होता है और मार्केट वैल्यू क्या होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं मार्केट वैल्यू की तरफ। सपोज कर ले कि आज से हमने कुछ 5 साल पहले एक लैंड परचेज की थी 10 लाख रुपए। अब आपको पता है कि लैंड की वैल्यू मार्केट के अंदर जो है वो बढ़ती रहती है और अमूमन रूल ये है लैंड का कि 5 साल में वैल्यू डबल हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लैंड हमने 5 लाख रुपए की आज 10 लाख रुपए की आज से 5 साल पहले खरीदी थी, अब वो यकीनन मार्केट में 20 लाख रुपए की हो गई होगी। अकाउंटिंग का हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने लैंड की वैल्यू को कभी भी बुक्स में चेंज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक नया बिजनेस बन रहा है। जो पुराना बिजनेस है वो अपनी बुक्स को क्लोज कर रहा है और एक नई बिजनेस की जो है वो शुरुआत हो रही है, एक नया बिजनेस जो है वो वजूद में आ रहा है। तो इस वक्त हम अपनी लैंड को रीवैल्यू करके उसको मार्केट वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर वही बिजनेस होता जिसको हमने पहले चला रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसकी तो वैल्यू हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर अब पुराना बिजनेस खत्म हो गया है और एक नया बिजनेस जो है वो वजूद में आ रहा है। तो उस वक्त अकाउंटिंग आपको इस बात की परमिशन देती है कि अगर आपके कुछ एसेट्स रीवैल्यू हुए हैं, उनकी वैल्यूज चेंज हुई हैं, तो उसको आप अल्टीमेटली न्यू वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड कर सकें। इसका मतलब ये होता है, सुनिएगा मेरी बात बड़ी गौर से, कि जब हम किसी नए एसेट को रीवैल्यू करते हैं तो उसके पुराने अकाउंट्स या पुरानी वैल्यू सारी नलफाई हो जाती है, वॉइड हो जाती है, जीरो हो जाती है। इट मीन्स दैट कि वो एसेट अब एक तरह से एक नया एसेट बन के सामने आता है, उसके पुराने अकाउंट सारे के सारे जो है वो जीरो हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और एक नए अकाउंट से जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग शुरू होती है। तो इसका मतलब जो यानी कि आपका जो समझ लें कि जो बॉटम लाइन है वो ये है कि अगर कोई मार्केट वैल्यू चेंज हुई है और हम उसको मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी भी एसेट को, तो हम उसकी पुरानी वैल्यू को छोड़ देंगे और उसको नई वैल्यू के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो लैंड आज से 5 साल पहले 10 लाख रुपए की थी, आज उसकी वैल्यू मार्केट में 20 लाख रुपए की है। तो जब हम नया बिजनेस बनाएंगे तो हम लैंड को 20 लाख रुपए पे रिकॉर्ड करेंगे।
सेम प्रोसेस गोज टू रिलाइजेबल वैल्यूज। रिलाइजेबल वैल्यूज का मतलब ये होता है कि अगर कोई एसेट मार्केट में जाके हम बेचेंगे तो वो कितने का बिकेगा। हो सकता है कि आपने वो एसेट आपकी बुक्स के अंदर जो है वो लेट्स सपोज जो है वो जैसे कि आपके पास शेयर्स वगैरह होते हैं या बाकी चीजें होती हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपके पास इन्वेंट्री है, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री की वैल्यू होती है। इन्वेंट्री की वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू वक्त के साथ साथ बढ़ती भी है और कम भी हो जाती है, इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू बढ़ती भी रहती है। तो रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर आज इसको जाके हम मार्केट में बेचेंगे तो हमें उसके कितने पैसे मिलेंगे। अगर आप एक लेट्स सपोज शुगर के ट्रेडर थे और शुगर आपके पास जो है वो आज से तकरीबन 6 महीने पहले अगर आपको याद हो तो 50-60 रुपए 7 रुपए किलो चल रही थी, 70 रुपए किलो चल रही थी। आज वही शुगर मार्केट में 110 रुपए किलो चल रही है। तो अगर आपके पास शुगर का स्टॉक पड़ा है तो आज आप उसको अगर मार्केट में सेल करें तो वो 70-80 रुपीज के बजाय 110 रुपीज पर केजी के हिसाब से क्या होगा, सेल होगा। तो इसका मतलब हमारे स्टॉक की जो आज की रिलाइजेबल वैल्यू है दैट इज 110 रुपीज पर केजी। तो हम चाहते तो इसको हम जो है वो न्यू वैल्यू पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तीसरी चीज है इसके अंदर एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू का मतलब होता है कि पार्टनर्स एग्रीमेंट करते हैं कि भाई एक पार्टनर कहता है कि जी मेरे हिसाब से जो मेरी गाड़ी है वो लेट्स सपोज 20 लाख रुपए की है, दूसरा पार्टनर कहता है नहीं जी मेरे हिसाब से ये गाड़ी जो है वो 15 लाख रुपए की है। अब एक पार्टनर जो है वो 20 लाख रुपए के ऊपर जो है वो लगा हुआ है, दूसरा पार्टनर जो है वो 15 लाख पे रुका हुआ है। अब इसका मतलब कहते हैं कि ऐसा करते हैं कि भाई कोई बीच की वैल्यू निकाल लेते हैं, तुम थोड़ा सा कम कर लो, थोड़ा सा मैं कम कर लूं, ऐसा करते हैं इसको 17 लाख के ऊपर क्या कर लेते हैं, एग्री कर लेते हैं। तो एसेट्स की हमने क्या कर दी कि हमने दोनों वैल्यूज को एग्रीड के ऊपर जो है वो डाल दिया, वो 17 लाख रुपए में डाल दिया। इट मींस दैट कि अब आप उस एसेट को 20 लाख में रिकॉर्ड नहीं करेंगे बल्कि उसको आप 17 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको ये 5 मिनट के अंदर जो है मैंने आपको इसका 3 कॉन्सेप्ट दे दिया। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत आसान सा, बहुत सिंपल सा, और वो ये कि अगर किसी भी एसेट की या किसी भी लायबिलिटी की कोई एग्रीड वैल्यू आ जाए, रिलाइजेबल वैल्यू आ जाए, तो हम उसको जो है वो न्यू वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, पुरानी वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड नहीं करते। पुरानी वैल्यू को छोड़ देते हैं और नई वैल्यू को जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। आइए इसका एक सवाल करते हैं और फिर इसकी जो है वो बाकी चीजें कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन ले लें, जो कि मैं आपको समझाई उसको एक डेफिनेशन एक पैराग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप डीड फॉर्मेशन, पार्टनर्स मे एग्री टू टेक एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन देयर एग्रीड रिलाइजेबल और मार्केट वैल्यू। ठीक है जी, कहीं कहीं पर ये ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का फर्क होता है, कहीं कहीं पर ये Z से लिखा होता है रिलाइजेबल, कहीं कहीं पर ये S से लिखा होता है। बात दोनों की एक ही है कि अगर ये चीज मार्केट में जाके बेचेंगे तो उसके कितने पैसे मिलेंगे, दैट इज टू कन्वर्ट एनीथिंग इनटू कैश। The rule is that if the market value is given in the question, then we have to record current market realizable or agreed value। ठीक है जी, अगर इसका मतलब ये है कि अगर आपको सवाल के अंदर एग्रीड वैल्यू या मार्केट वैल्यू पता चल गई है या दे दी है तो अब आप एग्रीड वैल्यू को ही रिकॉर्ड करेंगे, मार्केट वैल्यू को ही रिकॉर्ड करेंगे, इग्नोरिंग प्रीवियस वैल्यूज इन बैलेंस शीट। और जो पुरानी वैल्यूज थी उसको अब आपने इग्नोर कर देना है, उसको आपने रिकॉर्ड नहीं करना है। तो अब आपको मैं इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ एक क्वेश्चन के थ्रू, और क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ कि ये किस तरीके से जो है वो एग्रीड वैल्यू या मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके सामने आएगा। तो जनाब एक सवाल सॉल्व करते हैं पास्ट पेपर्स का, हमारे 5 ईयर का ही सवाल है, बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर ये सवाल आ चुका है, दैट इज 2016 के अंदर हमने जो है ये सवाल जो है वो देखा था। चलिए जी सवाल पढ़ते हैं और फिर आपको मैं इसकी एंट्रीज और इसकी बैलेंस शीट समझाता हूँ। On August 1, 2015, Tariq and Wahid agreed to form a partnership firm with the name of TW Construction Company। ठीक है जी, तो इन्होंने कहा जनाब कि दोनों पहले अपना अपना अलग अलग काम कर रहे थे, तारिक और वाहिद दोनों ने एग्री करके एक नई कंपनी बना ली, TW कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसका मतलब तारिक और वाहिद के ओरिजिनल बिजनेस खत्म हो गए और एक नया बिजनेस की जो है वो जन्म हुआ, एक नया बिजनेस सामने आया जिसकी एक नई आइडेंटिटी थी, TW कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसका मतलब हमने जो अकाउंटिंग करनी है वो TW कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए करनी है। तारिक के बारे में क्या कह रहे हैं जरा गौर से देखिएगा। तारिक के बारे में कहते हैं कि इन्वेस्टेड कैश रुपीज 2 लाख, इसने 2 लाख रुपए इसने कैश लगाया, एंड बिल्डिंग कॉस्टिंग रुपीज 4 लाख। बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट 4 लाख रुपए थी, यानी जब ये खरीदी गई थी बिल्डिंग तो ये 4 लाख रुपए की थी, विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 1,20,000। और आज तक जब से ये खरीदी गई और इस्तेमाल होनी शुरू हुई तो ये 1,20,000 तक डेप्रिशिएट हो चुकी है। अब अगर आपको इसको कॉन्सेप्ट याद करें बुक वैल्यू का, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में दिया था, लास्ट चैप्टर में दिया था, लास्ट लेक्चर में, कि बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस्ट में से उसकी कैप्शन माइनस कर देते हैं।
तो 4 लाख में से क्या किया आपने 1,20,000 माइनस कर दिए, तो इसकी जो बुक वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2,80,000 एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹3 लाख। लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ है वैल्यू के ऊपर वो 3 लाख के ऊपर। अब आपने यहाँ पे देखा कि यार ये 2,80,000 की बुक वैल्यू, लेकिन जब ये एग्री हो रही है तो वो 3 लाख रुपए पे हो रही है। तो अब हमने 3 लाख रुपए रिकॉर्ड करना है। इसके कॉस्ट को भी छोड़ देंगे, इसके डेप्रिसिएशन को भी छोड़ देंगे। दोनों अकाउंट्स उसके प्रीवियस बुक्स के अंदर क्लोज हो जाएंगे और नई बुक के अंदर जो इसकी वैल्यू रिकॉर्ड होगी और ये बिल्डिंग रिकॉर्ड होगी वो 3 लाख रुपए से होगी। तो इन्वेस्ट कैश 2 लाख हो गया, बिल्डिंग 3 लाख की हो गई, टोटल कैपिटल हो गया इसका 5 लाख। वाहिद की ऊपर बात करते हैं। इन्वेस्टेड फर्नीचर ₹1,20,000, बिल्डिंग कॉस्टिंग 80,000 एंड सफिशिएंट कैश टू मेक हिज कैपिटल इक्वल टू दैट ऑफ तारिक। कह रहे जी 1,20,000 का फर्नीचर है, 80,000 की बिल्डिंग है, टोटल बन गया आपका, टोटल करें तो बनता है 2 लाख। और कह रहे हैं इतना कैश लगाया कि उसका कैपिटल जो है वो लेट्स सपोज जो है वो तारिक के इक्वल हो गया। तो तारिक का कैपिटल हम पहले निकाल चुके थे 5 लाख, तो 5 लाख का कैपिटल बनाने के लिए इसको 3 लाख रुपए मजीद कैश जो है वो सफिशिएंट कैश की फॉर्म में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आइए जनाब इसकी एंट्रीज को देखते हैं और फिर उसके बाद इसकी बैलेंस शीट। बड़ी सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि एग्रीड वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे, ओरिजिनल वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उनको इग्नोर कर देंगे। तो पहली एंट्री बनेगी तारिक की। तारिक अगर आपको याद हो कैश लेकर आया था 2 लाख रुपए। बिल्डिंग सोच के बताइएगा कितनी होनी चाहिए यहाँ पर बिल्डिंग। बिल्कुल सही सोचा आपने कि बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ पर आ गई 3 लाख रुपए। कैपिटल ऑफ तारिक हो गया 5 लाख, रिकॉर्ड हो गई इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए से। जो सेकंड पार्टनर था अगर आपको याद हो तो वो फर्नीचर लेकर आ रहा था 120 का, बिल्डिंग लेकर आ रहा था वो 80,000 की, और इतना कैश कि उसका कैपिटल तारिक के इक्वल हो जाए। तारिक का कैपिटल ऊपर आपको साफ नजर आ रहा है कि 5 लाख रुपए है, तो इसका मतलब ये कैश इन्वेस्ट करेगा आपके पास 3 लाख रुपए का, और इस तरह से इसका कैपिटल, वाहिद का जो कैपिटल हो गया ये भी 5 लाख रुपए हो गया। और आपने बड़ी आसानी से इसकी जर्नल एंट्री तैयार कर ली। अब जब जर्नल एंट्री तैयार हो गई तो अगला काम आपको बताइए कि इसकी हमने इनिशियल बैलेंस शीट तैयार करनी है। इनिशियल बैलेंस शीट किस तरह से बनती है, आइए जरा सा इनिशियल बैलेंस शीट के ऊपर भी जो है थोड़ा सा काम करते हैं कि इनिशियल बैलेंस शीट जो है वो इसकी किस तरह से बनेगी। सेम साइड्स सेम एसेट्स ऐड हो जाते हैं। पहले देखिए फर्स्ट एंट्री में देखिए कैश आपके पास 2 लाख है, दूसरी एंट्री में कैश 3 लाख है, इसका मतलब टोटल कैश हो जाएगा आपके पास 5 लाख। बिल्डिंग आपके पास पहली एंट्री में 3 लाख की है, दूसरी एंट्री में 80,000 की है, इसका मतलब बिल्डिंग की वैल्यू हो जाएगी 3,80,000, और इसके साथ साथ जो फर्नीचर रह जाएगा वो सिर्फ आपका 1,20,000 रह जाएगा। यही चीज हमने यहाँ पर भी डिस्कस की। एसेट्स में पहले रिकॉर्ड करेंगे करंट एसेट्स में आपके पास कैश था 5 लाख रुपए का। बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों आपके जो है फिक्स एसेट हैं। बिल्डिंग की लाइफ क्योंकि ज्यादा होती है इसलिए फिक्स एसेट में इसको पहले लिखा जाता है। फर्नीचर जो है वो 1,20,000 रुपए आ गया, और ये आके टोटल फिक्स एसेट्स आ गए आपके 5 लाख। पार्टनर्स कैपिटल में चले जाए तो पार्टनर्स कैपिटल जो है वो आइडेंटिकल रहेंगे, अलग अलग रहते हैं। ये बात हम कई दफा देख चुके हैं कि कैपिटल जो होते हैं वो मिक्स नहीं होते, कैपिटल जो होते हैं अलग अलग रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो कैपिटल ऑफ तारिक भी 5 लाख, कैपिटल ऑफ वाहिद भी 5 लाख, टोटल पार्टनर्स इक्विटी भी 5 लाख, और क्योंकि कंपनी के ऊपर फिलहाल कोई लायबिलिटी नहीं है तो हमारी टोटल इक्विटीज भी आपके पास 10 लाख रुपए पे आ गई। तो यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन कर दीगा, 5 लाख प्लस 5 लाख दैट इज बिकम 10 लाख। ये आपकी जो है वो 10 लाख की टोटल पार्टनर्स इक्विटी है, जिसको आपने जो है वो सही करना है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसको कर भी देता हूँ, पॉइंटर ऑप्शंस में जाके ये जो वैल्यू है आपकी इसको आपने थोड़ा सही करना है। ये 5 लाख नहीं है, ये बल्कि 10 लाख। चलिए तो ये काम भी हो गया। अब आते हैं जनाब आपके होमवर्क की तरफ। एक और सवाल आप लोगों को दे रहा हूँ एज ए होमवर्क, एज ए असाइनमेंट, एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन, कि जब आप ये करेंगे, ये भी पास पेपर का एक सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, मजेदार सवाल है, तो आपको जो है वो काफी आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 22, इसका मतलब ये है कि मैं आपको इस सीक्वेंस में तकरीबन 20 सवाल जो है वो करवा चुका हूँ। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में इसके 2 सवाल 3 सवाल और करवा दूंगा, तो ये चैप्टर कंप्लीट तौर पर जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। कह रहे हैं गनी, आसिफ एंड इमरान फाउंड अ पार्टनरशिप ऑन March 13, 2017. Ghani contributed cash ₹7 lakh. Asif invested building which he purchased few years ago at ₹1 lakh. The current market value of building is 7 lakh. 1 लाख की खरीदी थी, लेकिन आज की जो उसकी वैल्यू है वो 7 लाख रुपए। तो सोचना ये है कि आप 1 लाख रिकॉर्ड करेंगे या 7 लाख रिकॉर्ड करेंगे। बट पार्टनर्स एग्रीड टू द वैल्यू ऑफ ₹6 लाख। लेकिन उसकी बुक में वो 7 लाख की थी, लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ है वो 6 लाख में हुआ है। तो 3 वैल्यू है, 1 लाख, 7 लाख और 6 लाख। अब आपने सोच के बताना है कि इसमें कितनी वैल्यू के ऊपर बिल्डिंग की एंट्री रिकॉर्ड है।
इसी तरह से इमरान की भी एंट्री है, इमरान बॉट अ डिलीवरी ट्रक वैल्यूड एग्रीड बाय 5 लाख, और इसी तरह से इसको इक्वल कैपिटल करना है, एंट्रीज बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है। तो दैट विल बी द टुडेज लेक्चर। आई होप कि आप इसको सॉल्व करेंगे।